नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में दो अलग-अलग मामलों की सच्ची कहानी है। और हाँ, आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, ये जरूर लिखना। आज हम एक ऐसे मामले की बात करने वाले हैं जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख दी। यह घटना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिलवरू गांव की है, जहां लोकम शिव नागराजू अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका मुख्य काम प्याज का व्यापार था। 2007 में उनकी शादी लक्ष्मी माधुरी से हुई। कुछ साल सब ठीक चला। उनके दो बच्चे हुए। शिवनागराजू ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए ही लगा दी। लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के बीच अनबन होने लगी। वजह थी उनका काम। उनकी पत्नी को प्याज का काम पसंद नहीं था। उसी समय इस काम में नुकसान भी होने लगा। घर में परेशानी बढ़ गई। परेशान होकर शिवनागराजू ने प्याज का काम बंद कर दिया। लेकिन मुश्किलें यहीं नहीं रुकी। उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। वहां भी भारी नुकसान हो गया। एक के बाद एक नुकसान से वह बहुत परेशान हो गए और बुरी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए। 19 जनवरी 2026 की सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। लक्ष्मी माधुरी जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग घर पहुंच गए। उसने सबको बताया कि उसके पति को हार्ट अटैक आया था और उसी से उनकी मौत हो गई। शुरुआत में लोगों को उसकी बात सच लगी। सबने दुख जताया और अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू हो गई। इसी दौरान इस मौत की खबर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस तुरंत मौके पर आ गई। जब पुलिस ने शव को देखा तो उन्हें एक बात अजीब लगी। शिवनाग राजू के कान से खून निकल रहा था। दिल के दौरे में ऐसा होना आम बात नहीं है। इसी से पुलिस को शक हुआ और उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पूरा मामला पलट गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि शिवनाग राजू की छाती की हड्डियां टूटी हुई थीं और शरीर के अंदर गंभीर चोटें थीं। उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। यानी यह दिल का दौरा नहीं था, बल्कि हत्या थी। अब पुलिस समझ चुकी थी कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि सोची समझी वारदात है। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदल दी और सीधे लक्ष्मी माधुरी पर शक करने लगी। कड़ी पूछताछ, लगातार सवाल और सामने आए सबूतों के आगे लक्ष्मी माधुरी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बयान के बाद गोपी और सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। जब लोकम शिव नागराजू फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए, तब लक्ष्मी माधुरी ने नौकरी करने का फैसला किया। उसे एक थिएटर में टिकट काउंटर की नौकरी मिल गई। यह काम उसे गोपी नाम के युवक ने दिलवाया था। घर में पैसों की काफी दिक्कत थी, इसलिए माधुरी ने यह नौकरी स्वीकार कर ली। शिव नागराजू ज्यादा कुछ कह नहीं पाए और हालात को देखते हुए उन्होंने उसे काम करने की इजाजत दे दी। अब लक्ष्मी माधुरी रोज थिएटर जाने लगी। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। वहां उसे गोपी के बारे में और बातें पता चली। गोपी अपना खुद का काम करता था। उसने कई छोटे बड़े काम शुरू कर रखे थे। वह बोलने में तेज था और देखने में भी ठीक ठाक लगता था। पहली ही मुलाकात में वह लोगों पर असर छोड़ देता था। गोपी सत्तेनपल्ली गांव का रहने वाला था और लगभग रोज थिएटर आता था। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी माधुरी समझ गई कि वह वहां सिर्फ फिल्म देखने नहीं आता, बल्कि उसी से मिलने आता है। यह बात उसे अच्छी लगने लगी। अब वह भी उसके लिए समय निकालने लगी। दोनों के बीच बातें शुरू हुईं। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी। गोपी ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मी माधुरी समझ चुकी थी कि वह उसे पसंद करता है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी माधुरी ने सामने से पूछा। इस पर गोपी ने बात टालने की कोशिश की। उसने कहा कि वह तो ऐसे ही आ जाता है। उसने यह भी बताया कि थिएटर का मालिक उसका दोस्त है, इसलिए उसका आना जाना लगा रहता है। लेकिन लक्ष्मी माधुरी समझ चुकी थी कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। वह साफ देख रही थी कि गोपी थिएटर आकर फिल्म देखने नहीं जाता, बल्कि उसी के पास रुकता है और उसी से बातें करता है। जब उसने यह बात सीधे कही तो गोपी चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या कहे। फिर लक्ष्मी माधुरी ने साफ कह दिया कि गोपी के आने से उसे अच्छा लगता है और उससे बात करके उसका मन हल्का हो जाता है। यह सुनकर गोपी भी खुल गया। उसने मान लिया कि वह उसी से मिलने के लिए थिएटर आता है, लेकिन अब तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लक्ष्मी माधुरी ने भी साफ कर दिया कि अगर उसे बुरा लगता तो वह उससे बात ही नहीं करती। इसके बाद गोपी ने कहा कि पहली बार देखने पर उसे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि लक्ष्मी माधुरी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। अब दोनों के बीच कोई झिझक नहीं बची थी। धीरे धीरे दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भावनाएं साफ हो गईं।
गोपी के मन का बोझ हल्का हो चुका था और लक्ष्मी माधुरी भी उसके इरादे समझ गई थी। अब दोनों की मुलाकातें और बातें रोज होने लगीं। एक दिन बातचीत के दौरान गोपी को पता चला कि लक्ष्मी माधुरी का पति बच्चों को लेकर बाहर जाने वाला है और वह घर पर अकेली रहेगी। यह बात लक्ष्मी माधुरी ने जानबूझकर उसे बताई थी। यह गोपी समझ गया। मौका देखकर वह उसके घर पहुंचा। वह अपने साथ एक गुलाब का फूल और एक स्मार्टफोन लेकर आया था। अब दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदलने वाला था। घर में कोई और नहीं था। उसने उसे पानी दिया। वह चाय बनाने जाने ही वाली थी कि गोपी ने उसे रोक लिया और कहा कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है। लक्ष्मी माधुरी ने कहा कि पहले चाय बना लेती है। जैसे ही वह अंदर जाने लगी, गोपी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। यह सब अचानक होने से वह घबरा गई। तभी गोपी ने साफ कह दिया कि वह उससे प्यार करता है और उसका प्यार चाहता है। यह कहते हुए उसने गुलाब का फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। लक्ष्मी माधुरी ने वह फूल ले लिया। वह शर्म से भर गई थी। इसके बाद गोपी ने उसे एक स्मार्टफोन दिया और बताया कि यह खास उसी के लिए लाया है। उसने कहा कि वह सोचकर उसी फोन से उसे जवाब दे। इतना कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। उस वक्त लक्ष्मी माधुरी अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। थोड़ी देर तक दोनों ने बातें की और फिर गोपी वहां से चला गया। जाते समय जो गुलाब और फोन वह देकर गया था, लक्ष्मी माधुरी ने दोनों को छुपाकर रख दिया। रात में उसका पति शिव नागराजू बच्चों के साथ घर लौट आया। रोज की तरह दिन बीत गया, लेकिन लक्ष्मी माधुरी का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन में बार बार गोपी और अपने पति की बातें आने लगीं। दोनों को सोचते हुए उसे फर्क साफ दिखने लगा। उसे गोपी अपने पति से ज्यादा अच्छा लगने लगा। हालांकि लक्ष्मी माधुरी के पास पति का साथ निभाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पति पास होता था, लेकिन उसके मन में हर वक्त गोपी ही रहता था। वह उसी के करीब जाना चाहती थी। उधर गोपी की हालत भी कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। लक्ष्मी माधुरी रोज की तरह नौकरी पर आई थी। वहीं गोपी ने एक तरीका निकाला। थिएटर का मालिक उसका दोस्त था, इसलिए उसने कहकर उस दिन लक्ष्मी माधुरी की छुट्टी लगवा दी। जब वह थिएटर पहुंची तो गोपी ने उसे बताया कि आज उसे काम नहीं करना है। यह सुनकर लक्ष्मी माधुरी हैरान रह गई। वह काम करने के लिए आई थी और अचानक छुट्टी मिलने की बात उसे समझ नहीं आ रही थी। तब गोपी ने कहा कि वह आज उसके साथ बाहर जाना चाहता है और आराम से बैठकर उससे बातें करना चाहता है। लक्ष्मी माधुरी को डर लग रहा था। गांव छोटा था और लोग एक दूसरे को पहचानते थे। अगर किसी ने देख लिया तो बात बिगड़ सकती थी। तब गोपी ने पास ही अपने एक दोस्त के खाली फ्लैट का जिक्र किया, जहां कोई नहीं रहता था। वह कुछ देर तक चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैसला करे। गोपी ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला और साफ कह दिया कि अगर वह नहीं चाहती तो वे नहीं जाएंगे। लेकिन डर के बावजूद आखिरकार उसका मन मान गया। आखिरकार वह उसके साथ चली गई। गोपी उसे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। वहां दोनों के अलावा कोई नहीं था। दोनों के मन में पहले से ही एक दूसरे के लिए चाह थी। वे धीरे धीरे और पास आ गए और खुद को रोक नहीं पाए। यह रिश्ता गलत था, यह बात दोनों जानते थे। लेकिन उस वक्त जो सुकून और खुशी उन्हें मिल रही थी, वह उन्हें बहुत खास लग रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी में कोई बड़ी खुशी मिल गई हो। अब दोनों ने तय कर लिया कि वे आगे भी मिलते रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे और मौका मिलने पर साथ समय बिताएंगे। धीरे धीरे यह रिश्ता उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा था। दिन में लक्ष्मी माधुरी गोपी के साथ खुश रहती थी, लेकिन रात में पति के साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। यह बात उसने गोपी को साफ साफ बता दी। इसके बाद दोनों सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे पति उससे दूर रहे। काफी सोचने के बाद एक योजना बनी। गोपी की ट्रैवल्स एजेंसी का ऑफिस हैदराबाद में था। तय हुआ कि शिवनाग राजू को वहीं नौकरी दिला दी जाए। अगर वह हैदराबाद में रहने लगे तो गांव में लक्ष्मी माधुरी और गोपी आराम से मिल सकेंगे। इसके बाद लक्ष्मी माधुरी ने धीरे धीरे पति को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा करना है तो शहर जाना जरूरी है। हैदराबाद में काम का अच्छा मौका मिल रहा है। गोपी की ट्रैवल्स एजेंसी में नौकरी भी तय थी, इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं थी। गोपी ने भरोसा दिलाने के लिए पहले ही कुछ पैसे भी दे दिए थे। शिव नागराजू को यही लगता रहा कि यह सब उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोपी यह सब उसकी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के साथ रहने के लिए कर रहा है।
जैसे ही शिवनागराजू हैदराबाद चला गया, लक्ष्मी, माधुरी और गोपी को खुली आजादी मिल गई। अब गोपी बिना किसी झिझक के उसके घर आने लगा। दोनों का रहना सहना पति पत्नी जैसा हो गया था। यह बात उसके ससुराल वालों को खटकने लगी। यह सही था कि गोपी ने परिवार की मदद की थी और शिवनागराजू को नौकरी भी दिलवाई थी, लेकिन उसका बार बार घर आना, लक्ष्मी माधुरी के साथ हंसना बोलना और कई बार दरवाजा बंद करके घर में ही रहना लोगों को गलत लगने लगा। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं। रिश्तेदारों और गांव वालों ने यह सब शिवनागराजू तक पहुंचा दिया। अब शिवनागराजू को समझ आने लगा कि गोपी इतनी मदद क्यों कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी और गांव वापस लौट आया। गांव पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से सख्ती से सवाल किए। लक्ष्मी माधुरी ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि लोग उसके बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं। उसकी बातों से शिवनागराजू का गुस्सा कुछ कम हो गया। इसके बाद उसने तय किया कि अब वह गांव में ही रहेगा और यहीं कोई काम करेगा। उसने लक्ष्मी माधुरी की थिएटर वाली नौकरी भी बंद करवा दी। अब वह घर से बाहर बहुत कम निकलने लगी। इस वजह से गोपी से उसकी मुलाकात लगभग बंद हो गई। अब गोपी और लक्ष्मी माधुरी के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या किया जाए। आखिरकार लक्ष्मी माधुरी ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके घर और उसकी पूरी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक था। उसने सोच लिया कि उसके प्यार के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है, यानी उसका पति शिवनागराजू, उसे ही रास्ते से हटाना होगा। लक्ष्मी माधुरी ने यह बात गोपी को बता दी। गोपी भी अंदर ही अंदर यही चाहता था। उसने उसकी बातों को और भड़काया। उसने कहा कि वह बेवजह सब कुछ क्यों सह रही है, उसे भी खुश रहने का पूरा हक है। इन बातों से लक्ष्मी माधुरी के मन में गलत सोच और गहरी होती चली गई। गोपी ने साफ कह दिया कि जब तक शिवनागराजू रहेगा तब तक वे दोनों चैन से नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसे रास्ते से हटाना ही होगा। कुछ ही दिनों में दोनों ने मिलकर उसे मारने की योजना बना ली। योजना यह बनी कि पहले शिवनागराजू को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया जाएगा और फिर उसकी हत्या की जाएगी। इसके लिए उन्हें एक तीसरे आदमी की जरूरत थी। तब गोपी अपने जान पहचान के कंभमपाटी सुरेश के पास गया, जो आरएमपी डॉक्टर था। गोपी ने उसे पूरी बात बताई और उसे भी इस साजिश में शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक सुरेश ने नींद की गोलियां दे दी। गोपी ये गोलियां लेकर लक्ष्मी माधुरी के पास आ गया। सब कुछ पहले से सोच समझकर किया गया था, ताकि मौत आम लगे और किसी को कोई शक न हो। 18 जनवरी को शिवनागराजू को मारने का दिन तय किया गया। उस दिन घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लक्ष्मी माधुरी ने खास तौर पर बिरयानी बनाई। रोज की तरह उसने ससुराल वालों को भी बिरयानी भेजी, खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई और पति को भी परोसी। लेकिन पति की बिरयानी में उसने चुपचाप नींद की गोलियां पीसकर मिला दी थी। उसने बिल्कुल आम तरीके से खाना परोसा ताकि किसी को शक न हो। शिवनागराजू ने हमेशा की तरह अपनी पत्नी पर भरोसा किया और खाना खा लिया। कुछ ही देर में गोलियों का असर होने लगा और शिवनागराजू गहरी नींद में चला गया। यही वह वक्त था जिसका लक्ष्मी माधुरी और गोपी इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मी माधुरी ने फोन करके गोपी को बता दिया कि उसका पति सो गया है। थोड़ी देर बाद गोपी और सुरेश घर पहुंच गए। तीनों ने मिलकर सोए हुए शिवनागराजू पर हमला किया। गोपी और सुरेश ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और लक्ष्मी माधुरी ने लकड़ी के बेलन से उस पर कई वार किए। इसके बाद गोपी ने तकिया लेकर उसके मुंह पर दबा दिया। कुछ ही समय में उसकी सांस रुक गई और उसकी मौत हो गई। यह समझते ही गोपी और सुरेश वहां से भाग गए। लक्ष्मी माधुरी वहीं पति की लाश के पास बैठी रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और पूरी रात वहीं बैठी रही। पति का शव पास में पड़ा था और वह पूरी रात उसी हालत में जागती रही। सुबह होते ही लक्ष्मी माधुरी जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए और उसके घर पहुंच गए। उसने सबको बताया कि उसके पति को दिल का दौरा पड़ा है और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। शुरुआत में लोगों को उसकी बात सच लगी। सबने दुख जताया और अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू हो गई। इसी बीच इस मौत की खबर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस तुरंत मौके पर आ गई। जब पुलिस ने शव को देखा तो पुलिस को शक हो गया। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पूरा मामला पलट गया। अब पुलिस समझ चुकी थी कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि पहले से रची गई वारदात है। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदल दी और सीधे लक्ष्मी माधुरी पर शक करना शुरू कर दिया। कड़ी पूछताछ,
लगातार सवाल और सामने आए सबूतों के आगे लक्ष्मी माधुरी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बयान के बाद गोपी और सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुंटूर के पुलिस अधीक्षक वकुल जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि यह हत्या अचानक नहीं हुई थी। यह पूरी तरह सोच समझकर और ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। इस घटना से 2 मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। क्या लोकम शिवनाग राजू की जान बच सकती थी? शायद हाँ। अगर समय रहते सच बोला जाता, अगर गलत रिश्ते की जगह सही फैसला लिया जाता। एक गलत रास्ता, एक गलत रिश्ता और एक गलत फैसला, इन तीनों ने मिलकर एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। लक्ष्मी माधुरी ने जिस प्यार को अपनी खुशी समझा, वही प्यार उसके पति की मौत और उसकी अपनी जिंदगी की तबाही की वजह बन गया। प्यार कभी किसी की जान लेकर खुश नहीं हो सकता। अगर रिश्तों में परेशानी हो तो उसका हल बातचीत है, सच है, हत्या नहीं। याद रखिए, गलत रास्ता चाहे कितना भी आसान क्यों न लगे, उसका अंजाम हमेशा बहुत खतरनाक होता है। तो ये थी आज की पहली कहानी। अब जानते हैं दूसरी घटना। आज की दूसरी घटना कनाडा की है। यह कहानी 19 साल की मेपल बटालिया की है। मेपल बटालिया कनाडा के सुर्रे शहर की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में हेल्थ साइंस की पहली साल की छात्रा थी। मेपल का पूरा परिवार कनाडा का नागरिक था, लेकिन असल में वे भारत से थे। मेपल का जन्म भारत के मुंबई शहर में हुआ था। उसके परिवार में उसके पिता हरकीरत बटालिया, जिन्हें हैरी भी कहा जाता था, मां सरबजीत और उसकी 2 बड़ी बहनें रोजलीन और सिमरन थीं। जब परिवार मुंबई में रहता था, तब हरकीरत ड्राइवर की नौकरी करते थे। वे किसी तरह मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे, लेकिन घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। जब मेपल सिर्फ 3 महीने की थी, तभी हरकीरत के एक दोस्त ने उनसे कहा कि अगर वे मुंबई में ही रहे तो उनकी आर्थिक स्थिति शायद कभी नहीं सुधरेगी। दोस्त की सलाह मानकर हरकीरत ने कनाडा जाने का फैसला किया। काफी कोशिशों के बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ कनाडा चला गया। शुरुआत में वहां उन्होंने कुछ समय तक टैक्सी चलाने का काम किया। बाद में उन्होंने अपना छोटा सा काम शुरू कर लिया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और परिवार की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटियों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया। उनकी दोनों बड़ी बेटियां पढ़ाई में ठीक ठाक थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी मेपल बहुत तेज दिमाग की थी। वह पढ़ाई में भी अच्छी थी और स्कूल की अलग अलग गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। स्कूल में मेपल की दोस्ती सिर्फ लड़कियों से ही नहीं बल्कि कई लड़कों से भी थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा और हेल्थ साइंस में एडमिशन ले लिया। लेकिन मेपल सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं थी, वह मॉडलिंग भी करती थी और एक्टिंग में भी उसकी रुचि थी। वह मॉडलिंग के साथ साथ डायरी ऑफ अ विम्पी किड नाम की फिल्म में एक छोटी सी भूमिका भी कर चुकी थी। इतना ही नहीं, सेंट्रल सिटी मॉल में हुई एक मॉडल सर्च कंपटीशन में भी उसने हिस्सा लिया था और वह फाइनल राउंड तक पहुंच गई थी। अब बस उस कंपटीशन का फाइनल होना बाकी था। 28 सितंबर 2011 की सुबह मेपल हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी पहुंची। पार्किंग में ही उसकी मुलाकात अपनी एक दोस्त से हो गई। दोनों वहीं पार्किंग में रखी एक बेंच पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। थोड़ी देर बाद मेपल किताब लेकर उठी और टहलते हुए पढ़ने लगी। तभी कुछ दूरी पर एक कार आकर रुकी। कार से 2 युवक बाहर उतरे। कार चला रहा लड़का पहले इधर उधर देखने लगा और फिर अचानक उसने रिवॉल्वर निकालकर मेपल पर गोलियां चला दी। अचानक चली गोलियों की आवाज से पूरा कैंपस गूंज उठा। मेपल की दोस्त घबराकर उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक मेपल खून से लथपथ जमीन पर गिर चुकी थी। गोलियां चलाने वाला युवक अपने साथी के साथ कार में बैठा और वहां से भाग गया। कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी के स्टाफ, प्रोफेसर और कई छात्र वहां इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। घटना के बाद तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और मेपल को सिटी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर मेपल के पिता हरकीरत को भी दे दी गई। यह सुनकर वे अपनी पत्नी और बड़ी बेटी रोजलीन के साथ तुरंत अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद मेपल के शव का पोस्टमार्टम किया गया और फिर शव परिवार को सौंप दिया गया। 8 अक्टूबर को डेल्टा नदी के किनारे मेपल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटी की मौत से पूरा परिवार गहरे दुख में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मेपल पर थोड़ी दूरी से गोलियां चलाई गई थीं। उसके शरीर पर कुल 5 गोलियां लगी थीं, 2 दिल के पास, 1 पेट में, 1 माथे पर और 1 गर्दन पर।
जांच में यह भी सामने आया कि ये सभी गोलियां एक ही रिवॉल्वर से चलाई गई थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर मैपल पर हमला किसने किया था। उस समय यूनिवर्सिटी की पार्किंग में ज्यादा लोग भी नहीं थे। वहां सिर्फ कुछ ही छात्र मौजूद थे, क्योंकि क्लास शुरू होने में अब भी समय था। मैपल, उसकी दोस्त और कुछ दूसरे छात्र पढ़ाई करने के लिए पहले ही वहां आ गए थे, क्योंकि वहां का माहौल शांत रहता था और पढ़ाई अच्छे से हो जाती थी। मेपल की सहेली ने पुलिस को बताया कि वे दोनों पार्किंग की बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर रही थीं। कुछ देर बाद मेपल किताब हाथ में लेकर उठी और टहलते हुए पढ़ने लगी। तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी और वह घबरा गई। जब उसे समझ आया कि मेपल पर हमला हुआ है, तो वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तब तक हमलावर कार में बैठकर भागने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए वह उनका चेहरा नहीं देख पाई, सिर्फ उनकी पीठ ही नजर आई। इस हत्या की जांच के लिए करीब 50 पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई गई। पुलिस ने मेपल के दोस्त सायर से भी पूछताछ की। उसने बताया कि मेपल बहुत समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। कई सालों से उसका रिश्ता गुरजिंदर धालीवाल उर्फ गैरी नाम के एक लड़के से था। लेकिन हत्या से कुछ दिन पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। गुरजिंदर ही मेपल का पहला प्यार था। ब्रेकअप के बाद दोनों के बीच काफी तनाव रहने लगा था। बताया जाता है कि गुरजिंदर कई बार मेपल का पीछा भी करता था। 24 सितंबर 2011 को मेपल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह एक लड़के के साथ कॉफी शॉप में बैठी थी, तभी गुरजिंदर वहां पहुंच गया। वहां दोनों के बीच बहस हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। जाते जाते गुरजिंदर ने उसे धमकी भी दी थी। हालांकि बाद में मेपल ने अपनी शिकायत वापस ले ली, इसलिए गुरजिंदर पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। मेपल के पिता हरकीरत को भी गुरजिंदर पर शक था, इसलिए पुलिस ने भी उसे शक के घेरे में रखा। लेकिन पूछताछ करने से पहले पुलिस यूनिवर्सिटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखना चाहती थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि दो युवक कार से आए थे और उन्होंने ही मेपल पर हमला किया था। लेकिन वीडियो साफ नहीं था, इसलिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस के लिए यह मामला आसान नहीं था, क्योंकि कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे भी हमलावरों की साफ पहचान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर गुरजिंदर को पकड़कर उससे काफी देर तक पूछताछ की। लेकिन उसकी बातों और व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने हत्या की है। पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत भी नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस उस पर चोरी छिपे नजर रखती रही। जांच के दौरान पुलिस ने मेपल और गुरजिंदर दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स भी देखी, लेकिन वहां से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली जिससे गुरजिंदर को दोषी साबित किया जा सके। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, फिर भी उन्होंने जांच जारी रखी। मेपल जिस मॉडल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी, उसका फाइनल 15 अक्टूबर 2011 को होना था। लोगों का मानना था कि मेपल उस प्रतियोगिता को जीत भी सकती थी। इसलिए पुलिस ने यह भी जांच की कि कहीं किसी प्रतियोगी ने जलन में उसकी हत्या तो नहीं करवाई। दूसरी ओर मेपल की मौत से दुखी होकर प्रतियोगिता के आयोजकों ने उस कार्यक्रम को जनवरी तक के लिए टाल दिया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए, लेकिन मेपल की हत्या का राज अभी तक नहीं खुला था। पुलिस ने कई अपराधियों से पूछताछ की और यह भी देखा कि कहीं इसका संबंध ड्रग्स से तो नहीं है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। जांच में यह भी साफ हो गया कि मेपल का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं था और न ही उसके दोस्तों का किसी ड्रग्स गिरोह से संबंध था। पुलिस ने यह भी सोचा कि कहीं यह किसी गलत गिरोह का काम तो नहीं, लेकिन इस तरफ से भी कोई सबूत नहीं मिला। मेपल की हत्या को 1 साल हो चुका था। 28 सितंबर 2012 को उसकी पहली बरसी थी। उस दिन सुर्रे पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें करीब 200 लोग पहुंचे और मेपल को याद किया। सभी लोगों ने यही इच्छा जताई कि उसके हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि उसे न्याय मिल सके। इसी कार्यक्रम में मेपल के पिता हरकीरत बटालिया ने एक खास घोषणा की। उन्होंने बटालिया परिवार की तरफ से मेपल स्कॉलरशिप मेमोरियल फंड शुरू करने की बात कही। इस फंड के जरिए साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली गरीब लड़कियों की पढ़ाई में मदद की जानी थी, खासकर जो आर्ट्स और हेल्थ साइंस की पढ़ाई कर रही हों। इस फंड की शुरुआत के लिए बटालिया परिवार ने $50,000 दान दिए। साथ ही यह भी कहा गया कि जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं या बिजनेस से जुड़े हैं, वे भी इस फंड में दान दे सकते हैं। इसके अलावा मेपल के परिवार ने पुलिस को एक लिखित पत्र भी दिया। इसमें उन्होंने मेपल के हत्यारे को जल्द पकड़ने की अपील की और अब तक की गई पुलिस की कोशिशों के लिए धन्यवाद भी कहा।
लेकिन पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी पहेली बन गया था। पुलिस ने कई तरीके अपनाए, फिर भी कोई साफ सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि पुलिस के मुखबिर लगातार नजर बनाए हुए थे और गुरजिंदर तथा उसके कुछ करीबी दोस्तों पर भी निगरानी रखी जा रही थी। आखिर एक दिन पुलिस को बड़ी सफलता मिल ही गई। 1 दिसंबर की रात गुरजिंदर का 22 साल का दोस्त गुरसिमर बेदी एक बार में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। नशे में उसने अचानक कह दिया, देखो, 1 साल पहले हमने कितनी चालाकी से मैपल की हत्या की थी और आज तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला। संयोग से उसी टेबल के पास पुलिस का एक मुखबिर बैठा हुआ था। उसने यह बात सुनते ही तुरंत पुलिस को खबर दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मुखबिर के इशारे पर गुरसिमर को पकड़ लिया। पुलिस को देखकर उसका सारा नशा उतर गया और वह घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है। पुलिस उसे थाने ले गई और उससे पूछा गया कि मैपल बटालिया की हत्या किसने की और क्यों की। पूछताछ में गुरसिमर ने सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैपल की हत्या गुरजिंदर धालीवाल उर्फ गैरी ने की थी और वह खुद भी उसके साथ था। उसी ने गुरजिंदर को वह रिवॉल्वर दी थी जिससे मैपल पर गोलियां चलाई गई थीं। गुरसिमर ने यह भी कहा कि उसे यह नहीं पता कि गुरजिंदर ने मैपल की हत्या क्यों की। वह सिर्फ दोस्ती की वजह से उसका साथ देने को तैयार हो गया था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, आखिर उनमें से एक ने दूसरे की हत्या क्यों कर दी। गुरसिमर बेदी को साथ लेकर पुलिस गुरजिंदर के घर पहुंची और वहां छापा मारा। उस समय रात के करीब 12:30 बजे थे। गुरजिंदर अपने कमरे में सो रहा था। जब पुलिस ने उसके घर वालों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने हैरानी से पूछा, आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? इस पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 1 साल पहले हुई एक लड़की की हत्या के मामले में हमें उसे गिरफ्तार करना है। यह सुनकर गुरजिंदर के पिता ने कहा, यह नहीं हो सकता, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। वह एक अच्छा और समझदार लड़का है। लेकिन घर वालों की बातों के बावजूद पुलिस ने गुरजिंदर को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले आई। पूरे रास्ते और थाने में भी गुरजिंदर यही कहता रहा, मैंने मैपल की हत्या नहीं की, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसे कैसे मार सकता हूं। पुलिस ने गुरसिमर को गुरजिंदर के सामने बैठा दिया और उसे बताया कि गुरसिमर ने अपना अपराध मान लिया है और सब कुछ बता दिया है। पुलिस ने कहा कि अब सच्चाई छिपाने का कोई फायदा नहीं है और सच बता देना ही उसके लिए बेहतर होगा। फिर भी गुरजिंदर अपनी बात पर अड़ा रहा और कहता रहा कि उसने किसी की हत्या नहीं की है। इसके बाद पुलिस ने उस पर दबाव बनाया और कहा कि अब लाई डिटेक्टर टेस्ट से पता चल जाएगा कि वह सच बोल रहा है या झूठ। यह सुनकर गुरजिंदर घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अब झूठ बोलकर बचना मुश्किल है। आखिरकार उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने माना कि मैपल की हत्या उसी ने की थी। उसने कहा कि वह मैपल को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गईं जिनकी वजह से उसने गुस्से में यह कदम उठा लिया। दरअसल मैपल बटालिया और गुरजिंदर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब मैपल हाई स्कूल में थी तभी दोनों की मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बाद में उन्हें पता चला कि उनके परिवार भी एक दूसरे को जानते हैं। इससे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया था और उनके परिवारों के बीच भी अच्छी पहचान हो गई थी। यहाँ तक कि दोनों की माएं अक्सर साथ में शॉपिंग पर भी जाती थीं। मैपल का स्वभाव बहुत चंचल और खुशमिजाज था, जबकि गुरजिंदर गंभीर और थोड़ा शर्मीला था। स्वभाव अलग होने के बावजूद दोनों की अच्छी बनती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। उनके घर वालों को उनके प्यार के बारे में पता नहीं था। उन्हें बस इतना मालूम था कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। सेकेंडरी स्कूल पास करने के बाद मैपल ने साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में हेल्थ साइंस में एडमिशन ले लिया। वहीं उसने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। इसी दौरान उसे डायरी ऑफ अ विम्पी किड नाम की फिल्म में एक छोटा सा रोल भी मिला। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह अक्सर मॉडलिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी। हालांकि मॉडलिंग के साथ साथ उसने पढ़ाई को भी कभी नजरअंदाज नहीं किया और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती रही। दूसरी तरफ गुरजिंदर ने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। प्यार का रिश्ता भरोसे पर चलता है। दोनों के बीच भरोसा था, लेकिन एक दिन गुरजिंदर का भरोसा हिल गया। उसने मैपल को यूनिवर्सिटी में एक दूसरे लड़के के साथ हाथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। उस दिन वह मैपल से मिलने ही यूनिवर्सिटी आया था। यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगा और वह बिना मिले ही वापस लौट गया। अगले दिन जब दोनों मिले तो गुरजिंदर ने मैपल से पूछा कि कल उसके साथ जो लड़का था वह कौन था। मैपल ने कहा कि वह उसकी क्लास में पढ़ता है और दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।
उसने यह भी कहा कि किसी दोस्त के साथ घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुरजिंदर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे पसंद नहीं था कि मेपल किसी दूसरे लड़के के साथ घूमे। कुछ दिनों बाद गुरजिंदर अपने दोस्तों के साथ एक कॉफी शॉप गया। वहां उसकी नजर एक केबिन पर पड़ी। अंदर मेपल एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। यह देखकर गुरजिंदर को बहुत गुस्सा आ गया। वह तुरंत वहां गया और दोनों से झगड़ने लगा। गुस्से में उसने मेपल पर आरोप लगाया कि शायद वह कई लड़कों के साथ रहती है। यह सुनकर मेपल भी गुस्सा हो गई। उसने साफ कहा कि गुरजिंदर को उस पर ऐसे आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। मेपल ने यह भी कहा कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। अगर गुरजिंदर को यह पसंद नहीं है तो वह उससे अलग हो सकता है। यह बात सुनकर गुरजिंदर बहुत गुस्से में था, लेकिन उस समय उसने खुद को संभाल लिया। 24 सितंबर 2011 को गुरजिंदर ने मेपल को फिर उसी लड़के के साथ देख लिया। इस बार वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाया और दोनों से झगड़ने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि वह मारपीट पर उतर आया। गुरजिंदर का यह व्यवहार देखकर मेपल ने पुलिस में शिकायत कर दी, लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। हालांकि उसने गुरजिंदर को साफ चेतावनी दे दी कि वह उसकी जिंदगी में दोबारा दखल न दे। यह बात गुरजिंदर को बहुत बुरी लगी। उसने मन ही मन मेपल को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने अपने दोस्त गुरसिमर बेदी से बात की। गुरसिमर ने उसका साथ देने की हामी भर दी और उसके कहने पर एक रिवॉल्वर का इंतजाम भी कर दिया। इसके बाद दोनों मेपल पर नजर रखने लगे। 28 सितंबर 2011 को जब मेपल घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकली तो दोनों उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। मौका मिलते ही गुरजिंदर ने यूनिवर्सिटी कैंपस में कार रोककर मेपल पर गोलियां चला दी और वहां से भाग गए। बाद में गुरजिंदर को मेपल की मौत की खबर अपने घर वालों से मिली, क्योंकि वे उसके अंतिम संस्कार में गए थे। लेकिन गुरजिंदर खुद मेपल के घर शोक जताने भी नहीं गया। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पहले भी हिरासत में लिया था, लेकिन उस समय वह झूठ बोलकर बच निकला। आखिरकार करीब 1 साल बाद उसका सच सामने आ गया और वह पकड़ा गया। इसके बाद गुरजिंदर और गुरसिमर को सुर्रे सिटी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 17 सितंबर 2012 को अगली सुनवाई में गुरजिंदर के वकीलों ने उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनके सबूतों को मानने से इनकार कर दिया। 30 अप्रैल 2013 को पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में पूरी चार्जशीट दाखिल कर दी। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी मान लिया। आखिरकार 28 सितंबर 2014 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। गुरजिंदर धालीवाल उर्फ गैरी को हत्या की साजिश और हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि वह 21 साल तक पैरोल के लिए आवेदन नहीं कर सकता, जबकि उसके साथ ही गुरसिमर बेदी को साजिश में शामिल होने और हथियार देने के अपराध में 8 साल की सजा दी गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुस्सा में शक और बदले की भावना इंसान को अपराध की तरफ ले जा सकती है। इसलिए रिश्तों में भरोसा और सम्मान बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते में दोनों को अपनी जिंदगी जीने की आजादी होनी चाहिए। जब कोई जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने लगता है तो समस्या शुरू हो जाती है। अगर रिश्ता काम नहीं कर रहा हो तो अलग हो जाना बेहतर है, न कि बदला लेना। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।